हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। तो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का दूसरा कोड देखेंगे, दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। तो ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक लीड कोड वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहेंगे और डीएस का जो हमारा सीरीज चल रहा है वो भी हम स्टार्ट करेंगे। पिछले डीएस के वीडियो में हमने स्टैक देखा था। स्टैक का कोड अभी रहा है, वो स्टैक का कोड हम करेंगे। उसके साथ हम क्यू भी देखेंगे अगली वीडियो में। तो वो पैरेलली ये लीड कोड वाले प्रॉब्लम्स और डाटा स्ट्रक्चर ऐसा पैरेलली चलता रहेगा। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो कोड सॉल्व करेंगे, आज जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, उसका हेडिंग क्या है, फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो दोस्तों, मैं तो पहले ही शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप ऐसे लीड कोड जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना है, पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दिया रहेगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, अगर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आता है तो आपका 30-40% के रेंज में आपका कोड सॉल्व हो ही जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा, अगर समझने में कोई दिक्कत आती है या फिर ऐसे ही आप यहाँ पर आप एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्होंने, तो वो एग्जांपल्स भी आपको समझने देखने हैं, फिर आगे बढ़ना है, फिर कोड की तरफ जाना है। पहले ये लेफ्ट साइड का जो पार्ट है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही राइट साइड मतलब कोड करने जाना है। तो मैं आपको ये मीडियम टाइप का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या स्टेटमेंट है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स sorted in non-decreasing order, find the starting and ending position of a given target value. If target is not found in the array, return -1 -1. You must write an algorithm with O of log n runtime complexity. तो समझते हैं हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। गिवन एन इंटीजर एरे, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। यहाँ पर पिछले वीडियो की तरह नम्स नाम का एरे दिया है, नम्स नाम का वेक्टर दिया है जिसमें हमारे वैल्यू स्टोर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नम्स एरे है और उसमें कुछ वैल्यूज, इंटीजर टाइप के वैल्यूज प्रेजेंट है, विच इज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यूज कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंड पोजीशन ऑफ अ गिवन टारगेट वैल्यू। यहाँ पर उन्होंने टारगेट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो इस टारगेट वैल्यू का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो अगर इफ टारगेट इज नॉट फाउंड इन एरे देन रिटर्न -1 और -1। मतलब क्या होगा कि हमें एक्चुअल में रिटर्न क्या करना है, आंसर क्या चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए। दो वैल्यूज कौन सी होगी, टारगेट वैल्यू की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होगी। और उस पोजीशन, अगर टारगेट वैल्यू एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, नम्स में प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या रिटर्न होगा, -1 प्रेजेंट रिटर्न होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो ये एरे हमारा टारगेट वैल्यू 8 है, तो 8 का स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमें फाइंड करना है। तो 8 यहाँ पर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। तो 8 का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 0 1 2 3। 3 8 का स्टार्टिंग पोजीशन है और एंडिंग पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4। 4 यहाँ पर एंडिंग पोजीशन है। आप समझ रहे हो इसे, यहाँ पर दो 8 है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और एंडिंग पॉइंट ये हो गया। और एक एग्जांपल है, यहाँ पर नम्स दे टारगेट 6 है, तो 6 इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए -1 रिटर्न हो गया। यहाँ पर और एक एग्जांपल है, नम्स एरे में, एरे एम्प्टी है, नम्स में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो टारगेट 0 है, तो -1 ऑब्वियसली रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आया होगा। अभी हम यहाँ पर कोड देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कोड देखते हैं अभी उसका। तो कोड में उन्होंने क्या, यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, उन्होंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो लीड कोड वाले क्या करते हैं, यहाँ पर जो जो बेसिक होता है कोड में वो सब उन्होंने प्रोवाइड कर दिया होता है। बस आपको जो कोड का जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो मेन पार्ट होता है, वही आपको लिखना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्लास भी बना दिया है। आपको यहाँ पर कोई हेडर फाइल दिख नहीं रही क्योंकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर चल जाती है। और यहाँ पर फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है। तो वेक्टर फंक्शन में कौन से आर्गुमेंट्स है, तो एक नम्स है और एक टारगेट है। तो वे नम्स का कौन सा टाइप है, वेक्टर टाइप है। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये टर्निंग टाइप वेक्टर है, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो किस टाइप में होगा, वेक्टर टाइप में होगा। तो जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम ये जूम करते थोड़ा आपको दिखने में अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस से ये जूम कर देता हूँ।
खुशी है। तो अभी हमें क्या चाहिए? तो पहले हम वेक्टर एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, इसलिए वो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। वेक्टर टाइप होगा इंट, और हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे देंगे, आंसर स्टोर करें इसलिए ans दे देंगे। तो यहाँ पर एक वेक्टर बन चुका है ans नाम का, तो ans में हम आंसर स्टोर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर वेक्टर की जगह एरे यूज़ करते तो एरे में क्या होता, एरे में हमें वो टारगेट वैल्यू के स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन फाइंड करने के लिए मिनिमम 2 तो फॉर लूप लगाने ही पड़ते, तो कोड बड़ा बन जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ऐसा एरे यूज़ करते हो और दो फॉर लूप यूज़ करते हो तो आपका टाइम में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा कोड लिखने का। तो इसीलिए वेक्टर यूज़ करते हैं। तो वेक्टर में बस 2 फॉर लूप की जगह वेक्टर में बस 2 लाइन लिखना पड़ता है। तो मैं पहले वो लाइन लिख लूँगा, फिर आपको समझा दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिख चुके, एक इंट एक्स में एक्स के सामने लोअर बाउंड हम लिख लें और इंट वाई के सामने अपर बाउंड। तो इंट एक्स में क्या स्टोर होगा, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन होगा वो स्टोर होगा, और इंट वाई में एंडिंग पोजीशन स्टोर होगा। तो यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसा कुछ आप देख रहे हो। लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बारे में हम वेक्टर के एक अलग वीडियो में सीखेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से समझा दूंगा। तो लोअर बाउंड एक्चुअल में करता क्या दोस्तों, लोअर बाउंड में आप देख रहे हो यहाँ पर नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड और टारगेट ऐसा हमने लिखा है। तो क्या करेगा लोअर बाउंड, नम्स डॉट बिगिन मतलब जो हमारा नम्स एरे है, एरे में ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर नम्स डॉट बिगिन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से नम्स डॉट एंड मतलब लास्ट पोजीशन तक यहाँ पर अपने आप ही लोअर बाउंड ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्स यहाँ पर टारगेट क्यों लिखा है, तो टारगेट को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रैवर्स करेगा। तो एक्चुअल में लोअर बाउंड फंक्शन करता क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा टारगेट वैल्यू होगा, जो टारगेट वैल्यू के सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा, सबसे छोटा वाला नहीं कहेंगे हम, सबसे नज़दीक वाला छोटा वाला वैल्यू। तो ये एरे हमारा जो ये नम्स जो वेक्टर है वो और ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसीलिए जो टारगेट का जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो उसके सबसे नज़दीक वाला सबसे छोटा वाला होगा। 5 सबसे छोटा वाला है लेकिन नज़दीक वाला नहीं है, तो 7 छोटा वाला भी है और नज़दीक वाला भी है सबसे। तो लोअर बाउंड फंक्शन क्या करेगा, तो ऐसा जो वैल्यू होगा जो टारगेट के सबसे नज़दीक वाला छोटा वैल्यू होगा, उसका नेक्स्ट पोजीशन रिटर्न कर देगा। समझ रहे हो बात? तो फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो लोअर बाउंड फंक्शन है वो करेगा क्या, जो हमारा टारगेट वैल्यू है पहले तो वो ट्रैवर्स करेगा नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड तक, और जो टारगेट वैल्यू है, जो टारगेट वैल्यू के सबसे नज़दीक वाला छोटा वाला वैल्यू है, उसका नेक्स्ट पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर 7 का नेक्स्ट पोजीशन 8 है, तो यहाँ पर 8 रिटर्न करेगा। 8 रिटर्न करेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो हमने लोअर बाउंड फंक्शन के बाद में माइनस नम्स डॉट बिगिन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमारा हमें पोजीशन रिटर्न कर देगा। अगर हम माइनस नम्स डॉट बिगिन नहीं करते तो क्या करता लोअर बाउंड फंक्शन, एक्स में रिटर्न क्या होता है, एक्स में इस ये जो पोजीशन है 8 की, इस पोजीशन की एड्रेस स्टोर करता है। लोअर बाउंड फंक्शन का काम था कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है यहाँ तक पहुँचना लोअर बाउंड का काम था, और एक्स में स्टोर क्या हो जाता, अगर हम माइनस नम्स डॉट बिगिन नहीं लिखते तो यहाँ पर एड्रेस रिटर्न होता। अगर हम पॉइंटर टाइप यूज़ करते तो हमें शायद 8 मिल जाता, मतलब जो इस पोजीशन में वैल्यू है एक्चुअल में वो मिल जाती। लेकिन हमें चाहिए कि हमें पोजीशन चाहिए, उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन रिटर्न करनी है। तो इसीलिए हमें पोजीशन रिटर्न करने के लिए माइनस नम्स डॉट बिगिन हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको लोअर बाउंड फंक्शन समझ आया होगा। तो जैसे लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड टारगेट वैल्यू के सबसे छोटे वाले सबसे नज़दीक वाले छोटे वाले वैल्यू के नेक्स्ट वाला पोजीशन रिटर्न करता है। वैसे ही अपर बाउंड क्या करता है, जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट वैल्यू के सबसे बड़े वाले नेक्स्ट वाले पोजीशन को रिटर्न कर देता है। तो हमारा 8 यहाँ पर टारगेट है, तो 8 वाला सबसे बाद वाला बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 10 है, तो 10 वैल्यू की पोजीशन को रिटर्न कर देगा। मतलब मैं फिर से एक बार बताता हूँ, लोअर बाउंड क्या करेगा, लोअर बाउंड आपकी जो टारगेट वैल्यू की सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी, नज़दीक वाली वैल्यू होगी, उसका नेक्स्ट पोजीशन रिटर्न कर देगा। और अपर बाउंड क्या करेगा, जो टारगेट वैल्यू होता है, टारगेट वैल्यू के नेक्स्ट वाला मतलब उससे टारगेट वैल्यू के बड़े वाला पोजीशन, जो बड़े वाला वैल्यू होगी उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमें लोअर बाउंड से 0 1 2 3
तो 3 हमें लोअर बाउंड से मिल जाएगा पोजीशन नंबर, और अपर बाउंड से हमें क्या मिल जाएगा 0 1 2 3 4 5 मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें आउटपुट में चाहिए क्या, हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन चाहिए। हमें लोअर बाउंड से स्टार्टिंग पोजीशन तो मिल गई, ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। एंड पोजीशन क्या होगी, एंड पोजीशन ये होगी, क्योंकि 8 हमारा 2 बार लिखा हुआ है एरे में, इसलिए हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ये होगा और एंडिंग पोजीशन ये होगा। लेकिन अपर बाउंड से हमें मिला क्या है, हमें ये पोजीशन मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपर बाउंड वाई में प्रेजेंट है तो वाई -1 कर देंगे और वो रिटर्न कर देंगे। तो वैसे हम रिटर्न करते हैं, देखते। तो ANS में हमें आंसर रिटर्न करना है, इसीलिए ANS डॉट पुश बैक। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने ANS डॉट पुश बैक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पुश बैक फंक्शन क्या करेगा, वेक्टर में हमें अगर वैल्यूज ऐड करनी होगी तो 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, एक तो पुश बैक से और दूसरा इम्प्लीज बैक से। तो इम्प्लीज बैक बाद में देखेंगे, यहाँ पर पुश बैक हम यूज करें तो पुश बैक क्या करेगा, वेक्टर जो होगा वेक्टर के लास्ट में हमारी जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेगा, जो हमने यहाँ पर पास किया है एक्स पास किया है। तो वेक्टर के लास्ट पोजीशन पे एक्स यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो पुशबैक का ये मतलब होता है। तो y-1 क्यों, मैंने आपको समझा दिया। तो हमारा आंसर ANS वेक्टर में हमारा जो रिजल्ट है वो तो प्रिंट हो चुका है, मतलब स्टोर हो चुका है। अभी हम उसे रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न ANS। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कोड पूरा हो चुका है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इस एग्जाम्पल की नज़रिए से तो हमारा अभी का कोड एकदम सही है। लेकिन अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारा टारगेट वैल्यू 6 है, तो 6 प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, मतलब हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो अभी तक हमने लिखा है नहीं, वो भी हम लिख लेंगे हमें। तो उसके लिए हमें ऐसा कुछ इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ कंडीशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू नम्स डॉट साइज और नम्स ब्रैकेट में फर्स्ट, मतलब नम्स एरे के फर्स्ट इंडेक्स नॉट इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा होगा तो रिटर्न -1 होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू नम्स डॉट साइज, मतलब एक्स हमारा लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड स्टार्टिंग पोजीशन से ट्रैवर्स करते हुए लास्ट तक जाएगा। अगर हमारा लास्ट पोजीशन तक लोअर बाउंड चला गया तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली हमारे टारगेट वैल्यू एरे में प्रेजेंट नहीं है। ये नम्स डॉट साइज क्या शो करता है, ये नम्स डॉट साइज एरे में कितने वैल्यूज प्रेजेंट है वो नंबर आपको रिटर्न करता है। एरे में अभी कितने नंबर्स प्रेजेंट है आप देख रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर प्रेजेंट है एरे में। तो नम्स डॉट साइज मतलब 6 हो गया है। तो अगर x एग्जैक्टली इक्वल टू 6 होगा तो हम ऑब्वियसली एरे में हमारा टारगेट वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न -1 हो जाएगा। तो अभी हमारा कोड पूरा हो चुका है, हम रन करके देखते हैं क्या सही आता है कि नहीं। तो नहीं, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ चुका है। तो क्या है, जी हाँ, यहाँ पर मैंने nums डॉट इन लिखना चाहिए, गलती से मैंने नहीं लिखा, तो फिर से एक बार। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बार कर देता हूँ, अभी रन होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट नहीं, हमारा एक्स है, तो मैंने गलती से फर्स्ट लिख लिया। तो जी हाँ, यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल चुका है। हम सबमिट करके देखते हैं क्या हमारा एग्जैक्ट टाइम में हमारा कोड रन होता है कि नहीं। तो जी हाँ, एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब हमारा कोड सही से रन हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा लीड कोड का दूसरा प्रॉब्लम, और उसका कोड हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। और आप वेक्टर में आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा अभी, लेकिन चिंता मत करना, मैं अगली वीडियो में, मतलब एक अलग वीडियो में वेक्टर को अलग से पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो वो वेक्टर के ऊपर ही डेडिकेटेड होगा, इसीलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। अभी इस कोड में जितना वेक्टर का ज़रूरी था उतना हमने समझ लिया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पर समझ नहीं आया, कोई पार्ट समझ नहीं आया, या फिर मेरा कुछ बताना रह गया हो, तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हो। मैं एक अलग वीडियो फिर से बनाऊंगा, आपको समझ आएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।